कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। खेत खलिहान और सफल किसान, जी हाँ, यही तो है हमारे पूरे देश की शान। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो देर ना करते हुए किसान भाई बहनों, चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में रबी फसलों के लिए है बीमा योजना। राज्य के कृषि निदेशक ने कहा 39 लाख किसानों को लैंप्स और पैक्स से है जोड़ने का लक्ष्य। कामयाब किसान बैजनाथ महतो से एक मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को झारखंड सरकार ने रबी 2013-14 के ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए संशोधित नेशनल एग्रोकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम लाने की अनुमति दी है। इस स्कीम के तहत रांची, खूंटी, धनबाद में गेहूं, खूंटी, धनबाद, लोहरदगा, दुमका में सरसों, खूंटी, धनबाद, बोकारो, दुमका में चना, रांची, खूंटी, लोहरदगा, बोकारो, दुमका, धनबाद में आलू, रांची, लोहरदगा, दुमका में मसूर, रांची, खूंटी, लोहरदगा, बोकारो, धनबाद, दुमका में टमाटर और शरद धान की फसल पर बीमा दी जाएगी। पिछले दिनों आयोजित सहकारिता सप्ताह के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्य के कृषि निदेशक के सोन ने कहा कि लैंप्स और पैक्स से अधिक किसानों को जोड़ने की जरूरत है। अभी मात्र 11 लाख किसान ही इन समितियों से जुड़ पाए हैं, जबकि 39 लाख किसानों को लैंप्स और पैक्स से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये काम झारखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड और नवगठित लैंप्स और पैक्स के माध्यम से किया जाएगा। किसान भाई दलहनी फसल लगाने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। सबसे पहले फफूंदी नाशक दवा बैब्स्टिन से, उसके बाद इमीडाइक्लोप्रिड से और सबसे अंत में राइजोबियम कल्चर तथा PSV से उपचारित करें। किसान भाई को हम ये कहेंगे कि कोई भी दलहनी फसल लगाने से पहले वो जरूर बीज को उपचारित कर ले। जैसे कोई फफूंदीनाशक दवा से पहले तो ट्रीटमेंट कर लेंगे बैब्स्टिन 2 किलोग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो इंसेक्टिसाइड जो इमीडाक्लोप्रिड 6 मिलीलीटर दवा, और इसके साथ 50 मिलीलीटर पानी में घोल बनाकर उस पर उपचारित करें। लास्ट में राइजोबियम कल्चर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दलहनी फसलों के लिए, वो राइजोबियम कल्चर और PSB कल्चर से ज़रूर उसको उपचारित करें। राइजोबियम कल्चर उपचारित करने के लिए गुड़ या चीनी 50 से 100 ग्राम आधा लीटर पानी में अच्छा से उबाल करके प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से 20 ग्राम राइजोबियम कल्चर और 20 ग्राम PSB उस पर डाल के जब हमारा घोल ठंडा हो जाए तब उसमें ये हम जीवाणु खाद डालेंगे। उसके बाद बीज को उपचारित करके छाया में अच्छा से सुखा लेंगे, तब उसको हम बुआई में इस्तेमाल करेंगे। राज्य के जो किसान रबी मौसम में तिलहनी फसल सूर्यमुखी की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सूर्यमुखी के उन्नत प्रभेद मार्डेन CO4 या DRSF 108 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। सूर्यमुखी के उन्नत किस्मों में मार्डेन 85 से 88 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी उपज क्षमता 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। CO4 85 से 90 दिन में तैयार होने वाली किस्म है और इसकी उपज क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि DRSF 108 95 से 100 दिन में परिपक्व होती है और इसकी भी उपज क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो किसान व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, उन्हें बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की जरूरत होती है। आसान और सुरक्षित तरीके से शहद निकालने के लिए किसान मधु निष्कासन यंत्र की मदद ले सकते हैं।
आज हम मिलेंगे कामयाब किसान बैजनाथ महतो से, जो ओरमांझी प्रखंड के मतातू गांव के रहने वाले हैं और अभी सब्जी फसल आलू, फूलगोभी और फ्रेंच बीन की खेती कर रहे हैं। बैजनाथ महतो की पहचान न सिर्फ एक प्रगतिशील किसान के रूप में है, बल्कि ये टपक सिंचाई विधि से सफल प्रयोगकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। ये अभी ड्रिप सिंचाई तकनीक से 3 एकड़ में आलू, 2 एकड़ में फूलगोभी और 1 एकड़ में फ्रेंच बीन की खेती कर रहे हैं। किसानों को ये नहीं समझता हूँ कि जो ये दंश हमेशा जो है सो झेलना पड़ता है, वो जो है सो झेलना जो है सो पड़ेगा। अगर यदि आपके पास सकारात्मक सोच है खेती के प्रति और आप एकदम लगनशील तरीके से और उसको जो है सो अच्छी तरह से अगर यदि आप खेती करते हैं, तो 1 एकड़ फूलगोभी अगर यदि आप सही ढंग से लगाते हैं और फूलगोभी अगर यदि आपकी सही हो जाती है, तो समझिए कि 1 एकड़ में कितनों कम तो आप जो है सो 2 लाख रुपया से कम का मुनाफा जो है सो एक फसल से नहीं ले सकते हैं। वो तो हमारी समझिए कि रेट के ऊपर भी निर्भर करती है, लेकिन मैं ये अनुभव किया हूँ और मैं इतनी जो लाभ है, मैं 1 एकड़ में जो है सो 2 लाख तक का जो है सो फूलगोभी जो है सो बेच चुका हूँ। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2180 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2675 रुपए, चावल उत्तम 3400 रुपए से 4000 रुपए, गेहूं 1500 रुपए से 1800 रुपए, चना 3700 रुपए से 4100 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4600 रुपए से 5500 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 8700 रुपए से 9200 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1200 रुपए से 1500 रुपए और प्याज 3000 रुपए से 3300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मौसम के मिजाज के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में और मौसम के मिजाज के बारे में और साथ ही तमाम तरह की जो खेती बाड़ी होती है उसके बारे में भी हम लोगों ने आप लोगों को जानकारी जी दी। हाँ, साथ ही साथ मंडी की भाव के बारे में भी। तो अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम फिर हाजिर होते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने।
स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। और अब खुलने वाला है जानकारी का पिटारा। और जानकारी का पिटारा खोलेंगे हम। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, हम हमेशा आपके लिए जानकारी का पिटारा खोलते हैं और आज भी जानकारी का पिटारा आपके लिए लेकर के हम आए हैं। और हम समसामयिक जो खेती होती है, किसान भाई जो कर रहे होते हैं खेती, उसकी जानकारी हम किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। तो देर क्यों करते हैं, फटाफट जानकारी तो दिलवा झुमकी दीजिए। बहन, आज हम जो जानकारी देने जा रहे हैं वो भी समसामयिक के खेती के बारे में है, यानी गेहूं की खेती के बारे में है। तो किसान भाइयों, अभी आप गेहूं की खेती कर रहे होंगे और गेहूं लगा के भी रखा होगा और गेहूं को अभी उर्वरक की ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे अपने इस कार्यक्रम में गेहूं में उर्वरक प्रबंधन के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी। हमेशा की तरह कुछ खास जानकारियों के साथ हम आपके बीच आते हैं। जी हाँ, तो आज भी कुछ खास जानकारियाँ देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी। और आज हम चर्चा करने वाले हैं गेहूं के बारे में। सर, गेहूं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो गेहूं में सबसे पहले जानना चाहेंगे और किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, गेहूं में कौन कौन से खास तत्व होते हैं? किसी भी पौधे की बढ़ोतरी के लिए सामान्यतः 17 न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, 17 तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व जो है वो पौधा बहुतायत उसका बहुतायत ज़रूरत होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो कि पौधा हमारे वायुमंडल से तथा भूमि से ले लेता है। लेकिन उसके अलावा जो नाइट्रोजन है, स्फूर है तथा पोटास है, जिसका सामान्यतः किसान को हम बताते हैं कि प्रयोग करें। इन्हें प्राइमरी एलिमेंट कहा जाता है ना, प्रारंभिक तत्व। तो इनको किसान को डालना चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनको हम सेकेंडरी एलिमेंट कहते हैं। इनको इसकी भी पौधों को ज़रूरत पड़ती है। तथा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म तत्व हैं, जैसे आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, जिंक, मॉलिब्डेनम, ये सूक्ष्म तत्व होते हैं। इनकी भी पौधों को ज़रूरत होती है। किसान भाइयों को ये ख्याल रखना चाहिए कि ये सूक्ष्म तत्व हैं जिनका पौधों को बहुत सूक्ष्म जिसका ज़रूरत पड़ता है। लेकिन अगर इसकी कमी खेत में होती है तो इससे भी पैदावार किसान भाइयों की घट सकती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जिस समय वो गेहूं की फसल लगा रहे हैं तो उनको चाहिए कि सबसे पहले अपनी भूमि की अच्छी प्रकार से किसी केवीके में जहाँ पे भी जांच करवा सकते हैं, भूमि की वो जांच करवा लें, ताकि अगर मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी है या जिस न्यूट्रिएंट की कमी है उस तत्व को वो ज़रूर उसको अपने पौधों पर उसका छिड़काव करें या उसको अपने भूमि में दें, ताकि उनको उचित पैदावार मिल पाए। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती रही है तो आप दूसरे अगर कोई नाइट्रोजन चाहे जितना भी डाल दीजिए खेत में, उसकी वो कमी पूरी नहीं कर पाएगा और पैदावार आपको पूर्ण रूप से पैदावार नहीं प्राप्त होगी। इसलिए भूमि की जांच करा के सारे न्यूट्रिएंट को सही मात्रा में अगर किसान भाई देते हैं, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर पाएंगे। खास तौर पे ये भी बताएं, जैसे पोटास जो किसान भाई नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं और नहीं करने की जानकारी उन्हें होती है, उसके बारे में बताएं। किसान भाइयों को जैसा कि हम कहते हैं कि अगर वो खेत तैयार कर रहे हैं, जिस समय बुआई के
पहले, अगर गेहूं की बुआई से पहले जब खेत तैयार कर रहे हैं उसी समय उनको चाहिए कि वो 5 टन कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद ज़रूर खेत में अप्लाई करें। हाँ, ज़रूर खेत में अच्छी प्रकार से मिला दें। इससे क्या होता है कि ये सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट जो रहती है वो सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति काफ़ी मात्रा में कर देती है तथा उससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे जो मुख्य तत्व हैं वो भी उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा मिट्टी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें भी सुधार होता है। हाँ, तो उसके कारण पौधे में बढ़ोतरी अच्छी होती है तथा उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। लेकिन किसान भाइयों को चाहिए कि जिस समय वो बुआई कर रहे हैं गेहूं की, उस समय किसान भाइयों को 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें किसान भाइयों को चाहिए कि जो नत्रजन की मात्रा है उसका आधा मात्रा यानी 60 किलोग्राम नत्रजन तथा पूरी स्फूर तथा पोटास की मात्रा किसान भाइयों को बुआई के समय दे देनी चाहिए तथा बची हुई जो 60 किलोग्राम की नत्रजन की मात्रा है वो किसान भाइयों को चाहिए कि उसको 2 भाग में बांट के एक भाग उसका पहली सिंचाई पे यानी 20 से 25 दिन के बाद, जिस समय क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज हम कहते हैं, उस समय उसका प्रयोग करना चाहिए तथा दूसरा उनको 40 से 45 दिन बाद जब दूसरी सिंचाई कर रहे हैं तो उसके बाद उनको दूसरा भाग का प्रयोग करना चाहिए। अगर सही समय पे किसान भाई इस तरह से नत्रजन का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। फिर उनकी गेहूं की जो पैदावार जिस तरह होनी चाहिए कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है, तो क्या वजह है और उनकी देखभाल कैसी होनी चाहिए उसके बाद उस वक्त? किसान भाइयों को चाहिए, जैसा मैंने शुरू में भी बताया, कि वो अपने भूमि का अच्छी प्रकार से जांच करा लें, क्योंकि और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है जैसे बोरान है। बोरान अगर ऊंची भूमि है तो बोरान की कमी हो सकती है, क्योंकि बोरान न्यूट्रल पीएच है ना, उदासीन जो पीएच की मात्रा है उस पर सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है और झारखंड की ज़्यादातर जो भूमि है वो एसिडिक है। इस कारण से बोरान की कमी होने से भी जो पौधा सूर्य की ऊर्जा लेके और भोजन बनाता है, वो भोजन बनने के बाद वो जाके जो ग्रेन में जमा होना चाहिए वो बोरान की कमी से जमा नहीं हो पाता है। इससे भी उत्पादन में गिरावट आती है। तो सूक्ष्म तत्व भी बहुत ज़्यादा उत्पादन में उनका रोल प्ले करते हैं। तो किसान भाइयों को अगर मिट्टी की जांच करा लेते हैं तभी उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और सही समय पे सारे और जो कृषि के उर्वरक के अलावा भी जितने सिंचाई सही समय पे अगर वो कर रहे हैं, खरपतवार का भी सही समय में ध्यान रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। फसलों में जैसे कि कभी कभी कीट जो लग जाते हैं उसके छिड़काव, अब जब फसल जब तैयार हो जाते हैं उस पर जो छिड़काव दी जाती है कौन कौन से, वो बताएं। ज़्यादातर गेहूं में है ना स्मट का प्रॉब्लम आता है, हाँ, जिसमें काले रंग का धब्बा बन जाता है तथा लूज स्मट कहा जाता है, उसमें पूरा बन जाता है। तो उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि अगर उस तरह की बीमारी खेत में आ रही है तो सबसे पहले किसान भाइयों को चाहिए कि जिस समय खेत में लगा रहे हैं उसी समय उनको 2 ग्राम बेबिस्टिन की मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से पहले तो उसका बीज उपचार उनको कर लेना चाहिए, ताकि उस बीज उपचार करने से उनको बीज जनित जितने भी रोग हैं उससे उनको उनकी रोकथाम होगी, उससे उनको लाभ होगा। किसान भाइयों, बहुत तमाम जानकारियाँ आपको मिली है और ख़ास तौर पे ये जानकारी अब मिल चुकी कि पोटास काफ़ी मात्रा में ज़रूरत होती है भूमि को और इससे आप नकारे नहीं और इसका इस्तेमाल करें। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तमाम जानकारियाँ दी, इससे किसान भाई लाभ उठाएंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। वाह, ये जानकारी तो बहुत ही बढ़िया रहा। लेकिन गंद्रू भाई, आप कुछ वो छौनों चूजों के बारे में कुछ बोलने वाले? बिल्कुल बिल्कुल झुमकी बहन, हम यही कहना चाहते हैं कि किसान भाई खेती गृहस्थी तो करते ही हैं और खेती बाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है पशुपालन, यानी खेती बाड़ी और पशुपालन में अनुनाश्र संबंध है। बिल्कुल सही। दोनों के बीच में गहरा संबंध है और इस संबंध को, इस तालमेल को हमें बनाकर रखना होता है। तो किसान भाइयों, चलिए आज हम आपको जो जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं वो जानकारी है चूजों, छौनों और बछड़ों की देखभाल के बारे में। जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ रविंद्र कुमार। अभी हम बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में और आज आपसे चर्चा करेंगे चूजे, छौनी और बछड़ों की देखभाल के बारे में जाड़े के मौसम में, जिसकी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर रविंद्र प्रसाद सर। तो हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जाड़े के मौसम में हमारे किसान भाई अपने चूजों की देखभाल कैसे करें? ठंड का जैसे मौसम अभी आ चुका है, ठंड दस्तक दे चुकी है। इस समय खास करके जो प्रॉब्लम होता है ठंड के मौसम में
इस समय खास करके जो छोटे चूजे छौने ये सब जो होता है उसके विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो ठंड का प्रकोप जो है वो हो जाता है और मृत्यु दर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारे किसान भाइयों को हानि होती है। जैसा कि आपने पूछा कि चूज़ों का किस तरह से देखभाल करें। चूजे जो होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं ठंड के मौसम से। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर भी उसमें उनको अगर वेरिएशन होता है तो उसमें अचानक आप देखेंगे कि मृत्यु दर जो होती है वो बढ़ जाती है। तो चूज़ों को खास करके अगर ठंड के मौसम में देखते हैं तो विशेष रूप से उसको जो है टेम्परेचर देने की ज़रूरत होती है। आर्टिफिशियल टेम्परेचर उसको देना मस्ट अवश्य होता है। और जो भी किसान भाई जो मुर्गी पालन से जुड़े हैं वो जानते हैं कि एक फोस्टर मदर बनाया जाता है और जिसमें आर्टिफिशियल जो है टेम्परेचर दिया जाता है, चाहे गर्मी का मौसम हो या ठंड के मौसम में। ठंड के मौसम में खास करके विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है और इसमें देखना है कि वो जो है जैसे हम लोग या तो बल्ब से देते हैं, 200 वाट का बल्ब लगा देते हैं, उससे टेम्परेचर देते हैं, या फिर ठंड के मौसम में हीटर की व्यवस्था करनी होती है क्योंकि वातावरण का तापमान काफ़ी कम जाता है। तो उस समय जो है कि ठंड के मौसम में जो हम लोग जो फोस्टर मदर बनाते हैं, एक एरिया बनाते हैं और उसमें कमरे में या फिर उसमें जो है कि आर्टिफिशियल टेम्परेचर देते हैं हीटर के द्वारा, बल्ब के द्वारा। तो इसमें टेम्परेचर मेंटेन बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत छोटे जो छौने होते हैं, जस्ट हैच किए हैं अंडे से और उसको हम लोग रख रहे हैं, तो उसको लगभग 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर उसको चाहिए, मिलना चाहिए। अगर उससे कम हो जाता है टेम्परेचर, मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि किस तरह से हम लोग पहचान कर सकें कि तापमान सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसका एक तरीका है कि हम लोग उसमें एक थर्मामीटर रखें जिससे कि टेम्परेचर हम लोग मेजर कर सकें कि कितना ज़रूरत है और कितना टेम्परेचर उसको मिल रहा है। दूसरा तरीका है कि उसके एक्टिविटी को देख करके भी हम लोग पहचान सकते हैं कि चूज़ों को सही तापमान मिल रहा है कि नहीं। जैसा मैंने बताया काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही तापमान उनको कम मिल गया तो अचानक मृत्यु दर हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि जो सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे कि हम लोग फोस्टर मदर के ऊपर हम लोग लाइट लगा रहे हैं, बल्ब लगाया है, तो ये स्वाभाविक है कि बल्ब के पास टेम्परेचर अधिक होगा। तो जैसे ही अगर वातावरण का तापमान जो है वो कम होने लगता है तो चूजे जो है बल्ब के आसपास सिमटने लगते हैं कि ज़्यादा लाइट मिले, और अगर तापमान अधिक हो जाता है तो उससे सोर्स ऑफ लाइट से दूर भागने लगते हैं। तो इससे हम लोग देखकर पता लगा सकते हैं कि टेम्परेचर की क्या स्थिति है। और अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी तरफ चूजे जो है चल रहे हैं सामान्य स्थिति में, सभी तरफ बराबर है मात्रा में, तो उस तरह से हम लोग कहेंगे कि तापमान जो है वातावरण का सही है। तो इसको देख करके हम लोग पहचान कर सकते हैं कि सही तापमान मिल रहा है कि गलत मिल रहा है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि तापमान बिल्कुल कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि अगर जो है कि तापमान लाइट कट गई रात में या फिर कुछ देर के लिए बल्ब ऑफ हो गया, हीटर बंद हो गया, तो उस समय जो अगर 1-2 घंटे भी उस लाइट बंद हो जाता है या तापमान सही नहीं मिलता है तो उसमें अचानक देखते हैं कि रूम का तापमान फिर कमने लगता है, खास करके ठंड के मौसम में। उस पर जैसे कि गर्मियों के मौसम में तो कुछ देर तक मेंटेन रहता है टेम्परेचर रूम में, लेकिन ठंड के मौसम में चूंकि वातावरण का तापमान काफ़ी कम हो जाता है तो अंदर का तापमान भी जो है अचानक गिरने लगता है, इससे कि मृत्यु दर बढ़ जाती है, निमोनिया का प्रॉब्लम होने लगता है, चूजे में मरने लगते हैं। तो इसमें जो है ये ध्यान देना है कि कंटिन्यूअस लाइट उनको मिलना चाहिए और तापमान जो है वो कंटिन्यूअस रूप से मिले। आते हैं छावनी पे, सूकर के जो छोटे बच्चे होते हैं छावनी, उसकी बात करते हैं सर। उसको जाड़ के मौसम में उस पर क्या ध्यान देना चाहिए, हमारे किसान भाई क्या कोशिश करें? हाँ, जैसे कि मुर्गियों के जो चूजे होते हैं वो भी सेंसिटिव होते हैं, उस तरह की अन्य पशु के जो छोटे बच्चे होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। चाहे हम बछड़ों की बात कर लें या फिर सूकर के जो छौने हैं उसकी बात कर लें, ये भी काफ़ी तापमान से सेंसिटिव होते हैं। और ख़ास करके जब बर्थ होता है उस समय विशेष ध्यान की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे ठंड के मौसम में अगर आपके पास सही तकनीक नहीं है ठंड के मौसम से बचाने के लिए, तो आप ये पहला कर सकते हैं कि कोशिश करें कि जो ठंड के मौसम में उसका जो है वो फिर फैरोइंग नहीं हो, मतलब जन्म जो है ठंड के बाद हो या उससे पहले हो, पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ यदि ठंड के मौसम में फैरोइंग हो रहा है, जैसे अभी दिसंबर, नवंबर, जनवरी ये सब मौसम में अगर जन्म हो रहा है बच्चे का, तो उस समय बच्चे की मरने की संभावना काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि वो अचानक जो है लो टेम्परेचर से उनका एक्सपोजर होता है वातावरण से। तो उस स्थिति में सबसे पहले आपको विशेष ध्यान देने की जो ज़रूरत होती है, सबसे पहले कि यदि आप गर्भवती मादा जो है उसको आप रखे हैं तो वैसे कमरे में रखें जहाँ पर बाहरी वातावरण से जो है मतलब हवा का एक्सपोजर कम हो,
अंदर का वातावरण गर्म हो, ठंडा नहीं हो। दूसरा चीज़ है कि बेडिंग की व्यवस्था अवश्य करें, जैसे कि खास करके पुआल बहुत ज़रूरी है। पुआल आप दे दें, जैसे जन्म देने का समय नज़दीक आ रहा है तो आप ज़मीन पर पुआल बिछा दें, ताकि जो है कि बच्चे जैसे ही जन्म लेते हैं उनको तुरंत जो है वो ज़मीन से उसका कांटेक्ट नहीं हो, जिससे कि उसमें जो कोल्ड स्ट्रोक वगैरह का प्रॉब्लम होता है वो नहीं हो। तो पुआल बिछा दें। उसके बाद बच्चे को जैसे ही जन्म होता है उस समय देखते होंगे कि बच्चा जो है वो गीला रहता है पानी से, जन्म जो होता है उस समय आप ये देखें कि तुरंत उसको पोंछें, साफ़ कपड़े से पोंछने की व्यवस्था करें, साफ़ कपड़ा रखें और उससे जो है वो जो भी गीलापन है उसके शरीर का उसको सूखा करें और सूखा कर करके फिर उसको जो है आप तुरंत जो है बिछावन पे रख दें और बाहर से जितना भी खिड़की दरवाजे हैं ये बंद कर दें। और अगर संभव हो तो अंदर बल्ब या फिर कोई हीटर वगैरह की व्यवस्था कुछ दिन के लिए, खास करके 1 सप्ताह तक काफ़ी क्रूशियल पीरियड होता है। 1 सप्ताह तक बच्चे के मरने की संभावना अधिक होती है। अगर 1 सप्ताह या 10 दिन तक अगर बच्चे को आप बचा लेते हैं तो उसके बाद मृत्यु दर जो है, मृत्यु होने की संभावना बच्चे में वो कम हो जाती है। तो इस तरह से ये करके आप जो है उसको काफ़ी हद तक उसको बचा सकते हैं। चलते चलते अब बछड़ों के बारे में बताइए हमारे किसान भाइयों की जाड़े के मौसम में वो अपने बछड़ों की देखभाल कैसे करें सर? हाँ, बछड़ों का भी उसी तरह से कर सकते हैं। बछड़ों का जैसे जन्म होता है आपका इस समय, तो उस समय खास करके ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जब बच्चे का जन्म होता है उस समय उसको साफ़ कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ दें। उसके बाद मादा के साथ उसको रख दें साथ में एक रूम में, जहाँ पे रूम का वातावरण जो है वो बाहरी वातावरण से उसका तापमान अधिक हो, और बछड़े को उसके मादा के साथ रख सकते हैं और उसको लीकिंग करने दें या चाटने की जो प्रक्रिया होती है उससे भी ये कर सकते हैं। बछड़े को ये कोशिश करें कि साफ़ कपड़े से उसके शरीर को ढक दें, जिससे कि हीट लॉस, 2 चीज़ होती है इस समय, हीट लॉस जो है वो कम होना चाहिए, शरीर से ऊर्जा जो है वो बाहर जो निकलने का प्रक्रिया है वो कम होना चाहिए। और दूसरा चीज़ ध्यान देना है कि बाहर के जो वातावरण का एक्सपोजर है वो शरीर में ना आए। दूसरा चीज़ है कुछ आवास में भी परिवर्तन कर सकते हैं, सभी खिड़की दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करना है। जब ठंड का दिन में जब ठंड का प्रकोप अधिक होता है उस समय छोटे बच्चे या जो जानवर होते हैं उसको बाहर निकलने ना दें चरने के लिए, उस समय ठंड लगने की संभावना अधिक हो जाती है। आवास में कुछ चेंजेज कर सकते हैं ताकि उसमें आवास में इस तरह से अगर कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं कि बाहर का जो धूप है वो आवास में आए, ताकि कुछ जो है उसके शरीर का वातावरण जो है रूम का वातावरण वो ठीक हो। उसके अलावा जानवरों को धूप में निकलने दें ठंड के मौसम में। और उसके बाद जो है कि छत जो होता है आवास के छत को गहरे रंग से पेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि है कि पेंट करने से ऊर्जा जो है वो काफ़ी खींचती है और अंदर रूम का वातावरण जो होता है वो तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये भी काम हमारा पूरा हुआ, लेकिन एक जानकारी और बाकी है, कहीं जाइएगा नहीं, फटाफट ले लीजिए ये भी जानकारी। छोटी सी जानकारी है IMD पुणे से। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। कई क्षेत्रों में आकाश में हल्के बादल रह सकते हैं। हवा उत्तर दिशा से पश्चिम की ओर लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। निचली जमीन में लगे रोपा धान वाले फसलों में जल जमाव बनाए रखें, क्योंकि इस समय पानी की कमी होने से दाने पुष्ट नहीं होंगे। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की समुचित सुविधा नहीं है वो कम पानी की जरूरत वाली फसल के रूप में जौ की खेती करें। जो बैगन का बिचड़ा 10 से 15 दिन पहले रोपा गया हो उसके जड़ के आसपास मिट्टी में 1 चम्मच फ्यूराडन दानेदार दवा डालकर सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, लेकिन अब हमारे पास जानकारी देने का समय नहीं है क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय शेष होने वाला है आज के लिए। लेकिन हम चलते चलते आपको अपना पता बताएंगे। हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पेन संख्या 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।